मैं वंदना शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पीताम्बर लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे थे आईपीसी 1860 आईपीसी के चैप्टर 3 की। आईपीसी का चैप्टर 3 क्या था? दंड के विषय में, यानी ऑफ पनिशमेंट्स। ठीक है, अब इसमें कितने सेक्शंस थे? यानी कि जो आईपीसी का 1860 का जो चैप्टर है 3, उसमें सेक्शन 53 से 75 तक थे। तो इसके हमने कुछ पार्ट बना दिए थे, क्योंकि एक वीडियो में सारे सेक्शंस पॉसिबल नहीं थे करवाना, इसलिए हमने पार्ट 1 बनाया था जो 53 से सेक्शन 55 तक था। फिर हमने पार्ट 2 बनाया था इसका, जो 55A से 59 तक था। देन इसका पार्ट 3 था हमारा 60 से 64 तक। आज हम इसका पार्ट 4 लेके आए हैं 65 से सेक्शन 67 तक। जो भी आज नए हैं वीडियो पर, तो पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ये वाला जो हम करवा रहे हैं आज सेक्शन, ये समझ में आएंगे। यानी कि आईपीसी 1860 की है, द इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। इसका अधिनियम संख्या क्या है? 45। जैसा कि मैं हर बार बता चुकी हूँ कि 45 यानी 45 अधिनियम संख्या इसका क्या है? 45 यानी कि एक्ट नंबर। ठीक है, देन बात करें इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी? आईपीसी की ड्राफ्टिंग की थी लॉर्ड मैकाले ने। आईपीसी की ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले की थी। ये प्री के क्वेश्चन है जो आपके एपीओ, जेएलओ और जो भी एग्जाम होते हैं राजस्थान के, इनमें ये प्री में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो वही यहाँ पे कराए जा रहे हैं। सिग्नेचर डेट क्या है इसकी, यानी कि कब हस्ताक्षरित हुआ था आईपीसी? तो वो हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को, 6 अक्टूबर 1860 को। देन अगर बात करें इसकी कमेंसमेंट डेट की, तो वो है 1 जनवरी 1862। यहाँ यह ध्यान रखना कि सिग्नेचर डेट है 1860 की, यानी 1860 में साइन हो गए थे, 6 अक्टूबर 1860 को साइन हो गए थे, बट इसकी कमेंसमेंट यानी कि कब प्रवृत्त हुआ, कब लागू हुआ, ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 1862 को। देन अगर बात करें इसमें सेम डे, इसी दिन हमारा 1 जनवरी 1909 को हमारा सीपीसी रेडी हुआ था, और इसी दिन हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट भी तैयार हो गया था। और बात करें 1 जनवरी 1964 की, तो इस दिन हमारा लिमिटेशन एक्ट तैयार हुआ था। अब बात करें कि आईपीसी में कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर हैं, तो आईपीसी में टोटल चैप्टर है 23 और टोटल सेक्शन है इसमें 511। आईपीसी कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ, यानी कि एक मेजर एक्ट है। आईपीसी मेजर एक्ट है और कैसा लॉ है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लॉ 2 टाइप्स के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ। जो इसकी प्रोसीडिंग करता है वो कौन है? आईपीसी की प्रोसीडिंग कौन करता है? सीआरपीसी करती है। तो वही है कि यहाँ पे ये सब्सटेंटिव लॉ है। तो इसके हम काफी जो सेक्शंस है, यानी कि 53 से हम इसके 64 तक के सेक्शंस हम इसके इनसे पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेक कर लीजिए। पहले आप वो वाली वीडियोस देखिए, तब आपको यहाँ से समझ में आएगा। आज हम सेक्शन 65 से स्टार्ट करते हैं ना। सेक्शन 65 से स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पहले के जो भी सेक्शन इसके पहले के एक बार उनको देख लेते हैं। यानी कि सेक्शन 53 से 75 तक था। तो सेक्शन 53 क्या था? यानी धारा 53 क्या थी हमारी? पनिशमेंट। क्या थी? पनिशमेंट। देन इसकी बात करें, धारा 53A थी। धारा 53 थी निर्वासन के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाना। इसके बाद था सेक्शन 54, धारा 54, वो थी मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। ठीक है, यानी कि धारा जो 54 थी, सेक्शन 54 था, वो था मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। देन इसके बाद अगर बात करें सेक्शन 55 की, तो वह था आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। यानी 54 क्या था? मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। ठीक है, और 55 क्या है? आजीवन कारावास का लघुकरण। देन इसके बाद 55 क्या थी, यानी धारा 55 क्या है? 55A था, वो था समुचित सरकार की परिभाषा। ये समुचित सरकार क्या थी कि आजीवन कारावास का, उसमें पढ़ा था आजीवन कारावास का लघुकरण कौन कर सकता है? समुचित सरकार। और मृत्यु दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? समुचित सरकार। तो ये समुचित सरकार क्या है? तो इसकी डेफिनेशन दी गई थी सेक्शन 55A में, यानी धारा 55 क्या में दी गई थी। देन इसके बाद 56 को रिपील कर दिया गया था। उसके बाद था हमारा सेक्शन 57 जो था दंड विधियों की भिन्न, यानी दंड विधियों की भिन्न में, यानी कि इसको किसके समतुल्य माना गया था, ये था उसमें, है ना। देन इसके बाद अगर बात करते हैं सेक्शन 58 की, इसको भी रिपील कर दिया गया था। सेक्शन 59 को भी रिपील कर दिया गया था। सेक्शन 60 क्या था हमारा? दंडादेश कारावास की कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसके कुछ भाग का सादा या कठोर होना। देन इसके बाद 61, 63 को भी 62 को भी रिपील कर दिया गया था। 63 था हमारा जुर्माने की रकम था, जो अमाउंट ऑफ फाइन था 63 यानी धारा 63। इसके बाद बात करें धारा 64 की, तो जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश, यानी 53 तो हो गया, 63 तो हो गया जुर्माने की रकम। 64 क्या था? जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। देन इसके बाद था हमारा, अब बात करते हैं हमारा 65 यानी धारा 65 की। तो धारा 65 क्या कहती है? हमारा जो सेक्शन 65 है कहता है कि जबकि कारावास और जुर्माना
दोनों से अधिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, यानी कि अगर कारावास भी दिया गया है और जुर्माना भी लगा है और उसमें हमें जुर्माना नहीं दिया है, तो कारावास की अवधि कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए, एक लिमिट तो हो ना कि इतनी होनी चाहिए, तो वो होती है इसमें 1/4। ये सीधा सीधा एक प्री का क्वेश्चन बनता है, प्री में ये आता है, देखने को मिलता है कि 1/4 होगी। अगर जुर्माना और कारावास दोनों दिया गया है और हमने जुर्माना नहीं दिया, तो जो जितना मतलब कारावास दिया गया है ना, उसका 1/4 और ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये 1/4 होता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि, यानी कि अपराध जो है वो कारावास और जुर्माना से, कारावास और जुर्माना से, यानी फाइन और इम्पोजमेंट दोनों मिला है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश देता है। जुर्माना देने पर जो कारावास करने का जो निर्देश देता है न्यायालय, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी, यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा उस कारावास का। जितनी सजा मिली है ना, अगर जुर्माना और प्लस कारावास दोनों मिला है, ठीक है, और उसमें कारावास तो कर रहा है वो, लेकिन जुर्माना नहीं दे रहा है, तो जुर्माना की जो नहीं देने की जो और सजा मिलेगी वो क्या है, कारावास का 1/4 और ऐड हो जाएगा, जितना कारावास मिला है उसका 1/4 भाग और उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है, यानी कि 1/4, 1/4, इसमें बस इतना सा बताया गया है, और ये सीधे सीधे प्री का क्वेश्चन बनता है। 65, सेक्शन 65 भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले था सेक्शन 64 भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 63 भी इंपॉर्टेंट था, जुर्माने की रकम। देन अब बात करते हैं सेक्शन 66 की, यानी धारा 66 की। धारा 66 क्या कहती है, जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। अब ये भी हो गया, चलो 65 में तो ये बात हो गई कि कारावास और जुर्माना दोनों है, ठीक है, और उसमें जुर्माना नहीं दिया तो कितना कारावास बढ़ेगा उसका, तो वो यहाँ पे क्लियर हो गया 1/4। अब बात करें कि जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास देंगे, 1/4 तो मिलेगा, फिर कौन सा कारावास, सादा या कठोर, कौन सा कारावास मिलेगा, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने की अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधीश किया जा सकता था। यानी पहले तो ये देखा जाएगा भाई इसने किस प्रकार का अपराध किया है, कौन सा अपराध किया है, और उसके अकॉर्डिंग इसको कौन से कारावास दिया जाएगा, कठोर या सादा। कठोर कारावास दिया जाएगा तो उसका 1/4 और बढ़ जाएगा, और अगर सादा कारावास दिया जाएगा तो उसका बढ़ जाएगा सिंपल। ये सेक्शन 66 भी, यानी जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा, डिपेंड करता है अपराध पर, ऑफेंस पर, ऑफेंडर ने कौन सा ऑफेंस किया उस पर। यानी वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का भी हो सकेगा, कोई भी प्रकार का हो सकता है, कठिन या सादा दोनों में से, यानी जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधीश किया जा सकता था। देन बात करते हैं हम सेक्शन 67 की, धारा 67 की। धारा 67 क्या कहती है, जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। यहाँ था कि भाई कारावास भी दिया गया है और जुर्माना भी लगा है, तो कौन सा वो दिया जाएगा, तो एक 1/4 बढ़ गया। यहाँ था जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। अब आ गया सेक्शन 67 की, जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, तो जुर्माना न देने पर तो कारावास है, ठीक है, लेकिन केवल जुर्माना से ही दंडनीय है अपराध, तो कैसे होगा, तो यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे सादा होगा। कैसा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगी। यहाँ पे पूछा गया भांति किस प्रकार की होगी, वो डिपेंड करती है कैसा अपराध किया गया है, कैसा अपराध किया गया है, उसमें कौन सा कारावास मिला है, उसी का ऐड हो जाएगा। देन अगर खाली जुर्माने से है कि बस कोई फाइन लगा है किसी अपराध पर, कोई ऑफेंस किया है किसी ऑफेंडर ने, उस पर खाली फाइन लगा और वो फाइन भी नहीं दे रहा है, तो किस भांति का कारावास दिया जाएगा, तो वो सिंपल दिया जाएगा, सादा कारावास दिया जाएगा। ठीक है, यानी यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे वह सादा होगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सीधे सीधे प्री का बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी प्री का क्वेश्चन है, इसमें भी प्री का बनता है, और यहाँ से तो है, ये तो आता ही है 1/4, ये तो आएगा आपका, है ना। और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावास करने का निर्देश दे, निम्न मापदंड की होगी, यानी बहुत ही न्यूनतम, ये नहीं कि भाई 5 साल 3 साल 2 साल नहीं, बहुत न्यूनतम होगी। अब वो किस हिसाब से कितनी होगी वो आगे डिस्कस करते हैं, यानी इससे अधिक नहीं होगी,
निम्न अपमान से अधिक नहीं होगी। क्या कहा है यहाँ पे, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, यानी न्यायालय जुर्माना नहीं देने पर जब देता है, अधिरोपित करता है, तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश देगा। कारावासित करने का तो निर्देश देगा, लेकिन वो निम्न मापदंड से अधिक नहीं होगी। अब किसके लिए कितनी है, यानी अगर याद जुर्माना 50 रुपए लगाया, किसी के ऊपर फाइन लगाया 50 रुपए का, 50 रुपए से अधिक न हो तो 2 मास का। अगर जुर्माना 50 से अधिक नहीं है, मतलब 50 रुपए तक का अगर जुर्माना लगा है, 10, 20, 30, 40, 50 रुपए तक का जुर्माना लगा है, तो उसके लिए 2 मास यानी 2 महीने की सजा दी जाएगी, 2 महीने का कारावास दिया जाएगा, इससे अधिक नहीं होगा। यदि जुर्माना 100 रुपए से अधिक नहीं है, यानी कि जुर्माना 50 से 100 के बीच का है, 100 तक है, तो 4 मास की सजा दी जाएगी, 4 महीने की, है ना। यानी 50 रुपए से अधिक नहीं है तो 2 मास का, 100 रुपए से अधिक ना हो तो 4 मास का, तथा किसी अन्य दशा में 6 मास से अधिक नहीं होता है। और भी अगर ज्यादा फाइन लगाया है ना, तो 6 मास से अधिक ये अवधि नहीं होती है। अगर किसी ने फाइन नहीं दिया है 100 रुपए से ज्यादा या कोई और है, तो उसमें 6 मास से अधिक जो है कारावास नहीं दिया जाता है। तो आज के लिए 65 से सेक्शन 67 तक किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ओके, थैंक यू।